हम दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ इसको दोबारा जिक्र करता हूँ। ये वी बी ई हो, ये आई बी हो, ये लोड लाइन हो, और बेस की वोल्टेज अगर वेरी हो तो क्यू पॉइंट इनके दरमियान वेरी करेगा। तो अगर सिग्नल ना हो तो इस तरह होगा, सिग्नल हो तो इस तरह वेरी होगा। इसी तरह अगर बेस करंट की बात हो, क्योंकि मैं इसी साइड पे अगर इसको ड्रॉ कर दूँ ज़्यादा बेहतर होगा। तो बेस करंट सिग्नल ना हो तो इस लेवल पे होगा, सिग्नल हो तो इस तरह वेरी होगा। इसी तरह आउटपुट साइड पे हमने बात की। अगर ये अगर ये वेरी हो किसी एक स्पेसिफिक आई बी पर, तो सपोज़ इस आई बी की बात हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि ये वेरी होगा बिटवीन दिस पॉइंट्स। तो फिक्स्ड होगा वी सी ई क्यू, लेकिन अगर सिग्नल हो तो वी सी क्यू इस तरह चेंज होगा। किसी भी वक्त पे वी सी क्यू, ये वी सी क्यू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वो वी सी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी हो सकता है। इस तरह कलेक्टर करंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट चेंज होगा। इसको मैं इसी साइड पे बना लूँ, कलेक्टर करंट जनरली इस लाइन पे रहेगा, लेकिन इस तरह वेरी हो सकता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक या वो कलेक्टर करंट दिखा रहे हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं कि डायग्राम मैं पहले बना लूँ। अगर मेरे पास एक ही करेक्टरिस्टिक हो, मतलब एक ही आई बी पे हम अगर बात करना चाहें, और मैं से लोड लाइन ड्रॉ करूँ, तो लोड लाइन इस तरह बनेगी। यह है वी सी सी 0 और यह है 0 वी सी सी आर सी। तो ये हमारा क्यू पॉइंट है। अब अगर मैं सिर्फ वी सी सी तब्दील करूँ डी सी वोल्टेज, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। कम करूँ तो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो क्यू पॉइंट हमारा पहले ये पॉइंट था, इसको मैं क्यू पॉइंट ए कह देता हूँ, बल्कि वी सी ई क्यू ए, इसको मैं कहता हूँ वी सी ई क्यू बी। इसी तरह कलेक्टर करंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वेरी होगा। इन दोनों लाइंस की जो स्लोप है वो है -1/RC, ये इसकी स्लोप है। ठीक, इस लाइन की भी और इस लाइन की भी स्लोप यही है। इसके बरक्स अगर मेरे पास अगर मैं RC चेंज करूं तो ये नुक्ता चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं RC कम ज़्यादा करूं, मसलन मैं RC वेरी करता हूं, तो नया लाइन यहाँ पे कहीं बनेगा। तो ये होगा VCC ओवर RC1, ये होगा VCC ओवर RC2। मैं RC कम करूं तो शिफ्ट नुक्ता ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में स्लोप डिफरेंट होंगे। इसका स्लोप है -1/RC2, इसका स्लोप है -1/RC1, और क्यू पॉइंट फिर भी चेंज होगा। ये पहला क्यू पॉइंट है, ये दूसरा क्यू पॉइंट है। तो क्यू पॉइंट चेंज करने के दो तरीके हैं। आप या VCC जो DC वोल्टेज है वो वेरी करें और क्यू पॉइंट प्लेस जहाँ करना चाहें वहाँ पे कर लें, या लाइन की स्लोप चेंज कर लें। ऑब्वियसली आप दोनों भी चेंज करके
प्लेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप बेस करंट वेरी करके भी क्यू पॉइंट प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ बना लूँ, यहाँ शायद नज़र आ रहा है। तो मिसाल के तौर पे ये लोड लाइन है। अगर बेस करंट IB1 हो, ये वाली हो, तो क्यू पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। अगर बेस करंट IB2 हो तो क्यू पॉइंट यहाँ पे होगा। बेस करंट IB3 हो तो क्यू पॉइंट यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्यू पॉइंट को आप इस तरह भी वेरी कर सकते हैं कि बेस करंट चेंज करें। आपने ना VCC चेंज किया है, ना RC चेंज किया, स्लोप, लाइन की स्लोप भी चेंज नहीं की, लेकिन आपने बेस करंट चेंज कर दिया। बेस करंट चेंज करने से जिस लाइन को आपने इस्तेमाल करना है वो लाइन चेंज हो जाती है। तो आप क्यू पॉइंट वेरी कर सकते हैं। अभी हम देखना चाहते हैं खारजी इशारे के हदूद, सेक्शन 3.10.5 खारजी इशारा के हदूद। सपोज़ आपका क्यू पॉइंट यहाँ पर है, तो VCQ यहाँ पे है, तो जनरली VCQ फिक्स्ड होगा। अगर सपोज ये 10 वोल्ट्स है तो ये 10 वोल्ट्स रहेगा। लेकिन अगर आप बेस के वोल्टेज कम ज़्यादा करें तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखना ये है कि ये VCC से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर बेस का सिग्नल मैं और बढ़ाऊँ और ये आगे बढ़ने की कोशिश करे तो ये VCC से ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये क्लिप हो जाएगा इस तरह करके। नीचे की तरफ अलबत्ता मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, तो यहाँ तक नीचे की तरफ एम्प्लीफिकेशन हो सकती है। नीचे के साइड पे एम्प्लीफिकेशन तकरीबन 0.2 वोल्ट पे आके क्लिप होती है। तो अगर सिग्नल 0.2 से नीचे जाने की कोशिश करे तो यहाँ पे रुक जाएगा इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ेक्टिवली चूँकि हम चाहते हैं कि दोनों साइड पे एम्प्लीफिकेशन बराबर हो, तो तकरीबन ये एक लिमिट है कि हम इतनी सिग्नल एम्पलीफाई कर सकते हैं इस साइड पे और इस साइड पे। इससे ज़्यादा होगा तो या एक साइड कटेगी या दूसरी साइड कटेगी। इस केस में ये साइड पहले कटनी शुरू हो जाएगी, तो सिग्नल बिगड़ जाएगा, उसकी साउंड ख़राब हो जाएगी। इसी तरह अगर यही हो ये BCE सेचुरेशन है 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट सेचुरेशन वोल्टेज। अगर आपका क्यू पॉइंट सपोज़ यहाँ पे हो, अब आप देखते हैं कि अगर आप सिग्नल बेस, ये आपका VCEQ है, VCEQ, और अगर आप सिग्नल देते हैं बेस पे तो ये वेरी होगा, और अगर आप इस सिग्नल ज़्यादा करें तो ये और ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं सिग्नल मज़ीद बढ़ाऊँ तो 0.2 से नीचे नहीं जा सकता। तो अगर इस साइड पे काफ़ी बढ़ सकता है लेकिन इस साइड पे नहीं बढ़ सकता। अब इस साइड पे बहुत बढ़ रहा है, इस साइड की लिमिट ये है, तो अगर मैं और बढ़ाऊँ यहाँ पे आके फिर ये लिमिट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस सूरत में लेफ़्ट साइड से सिग्नल लिमिट हो रहा है। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर पहले जो है राइट हैंड पे आया करता था, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर पहले लेफ़्ट हैंड से आएगा। तो ये दो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन लेने के लिए ज़रा आप बिल्कुल मिड में इसको रखोगे। अगर मैं सपोज़ ये 0.2 है, 0.2 और इसके दरमियान ये जो फासला है इसके बिल्कुल सेंटर में अगर मैं क्यू पॉइंट यहाँ पे रखूँ, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एम्प्लीफिकेशन हो सकती है। तो ये मैक्सिमम आउटपुट इशारा दोनों साइड पे दे सकता है।
तो अगर आपको लाउड से लाउड साउंड चाहिए, सपोज लाउड स्पीकर आपने लगाया, फिर आप क्यू पॉइंट यहाँ पे रखेंगे सर्किट बनाते वक्त, ताकि आप दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन ले सकें। अगर ऐसे इशू ना हो, फिर इन दोनों में से आप एक का इंतखाब कर सकते हैं। अलबत्ता इन दो को अगर आप देखें, अगर कोई सिग्नल ना हो, इस केस में कोई सिग्नल अगर ना हो, तो कॉन्टीन्यूसली इतना करंट, सपोज ये 1 मिली एम्पेयर है, ये ट्रांजिस्टर में से गुजरेगा। इस केस में अगर कोई सिग्नल ना हो तो इतना करंट गुजरेगा। तो आप ये देख रहे हैं ये करंट ज़्यादा है, सपोज ये 3 मिली एम्पेयर होगा। दैट मीन्स कि अगर कोई सिग्नल नहीं है, दैट मीन्स आपका ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बस सिर्फ ऑन है। तो इस केस में वो 1 मिली एम्पेयर ड्रॉ करेगा, इस केस में वो 3 मिली एम्पेयर ड्रॉ करेगा। अगर आप इस ट्रांजिस्टर को, इस सर्किट को, जिस तरह मोबाइल है आपका बैटरी से ऑपरेट होता है, तो दैट मीन्स कि आप बातें जब नहीं भी कर रहे उस वक्त भी ये 1 मिली एम्पेयर ड्रॉ कर रहा है। और यहाँ पे जब आप बातें नहीं भी कर रहे तो ये 3 मिली एम्पेयर ड्रॉ कर रहा है। ये बैटरी को बहुत जल्दी फारिग कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, और आपको हर थोड़ी देर के बाद बैटरी दोबारा रिचार्ज करनी पड़ेगी। तो उस लिहाज से अगर आप सोचें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि जब आप बात नहीं कर रहे तो मिनिमम करंट ड्रॉ हो रहा है। इस केस में भी आपको एम्पलीफिकेशन ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली करंट जो ड्रॉन है वो ज़्यादा है। तो जो भी चीज़ बैटरी ऑपरेटेड हो वो आप इस तरह डिज़ाइन करना चाहोगे कि क्यू पॉइंट इस एंड के करीब रखोगे, ताकि जब इस्तेमाल ना हो रहा हो तो मिनिमम करंट वो ड्रॉ करे और बैटरी डिस्चार्ज ना हुआ करे। आए अब सेक्शन 3.10.6 देखें, बदलता रॉ ख़त बोझ। हम एसी लोड लाइन की बात करते हैं। एसी लोड लाइन सपोज इस तरह का सर्किट हो, ये कैपेसिटर है और इसकी कीमत बहुत बड़ी है। इसको मैं भी सिग्नल कह देता हूँ, वी भी कह देता हूँ, RC VCC, ये है VCE। अब कैपेसिटर के बारे में इतना जानना ज़रूरी है कि DC करंट्स के लिए, यकसमती रॉ के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट एक्ट करता है। ओपन सर्किट का मतलब है कि आप समझिए कि ये तार यहाँ लगी ही नहीं है। दैट मीन्स आप DC कैलकुलेशन के लिए कैपेसिटर को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर बहुत बड़ा हो तो AC सिग्नल्स के लिए ये शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है। आपको याद होगा कि अगर आपके पास एक इंडक्टर हो तो हम कहते हैं कि ये J⍵L इसकी इम्पीडेंस बराबर है। अगर आपके पास एक कैपेसिटर हो तो हम कहते हैं इसकी इम्पीडेंस है 1/J⍵C। तो अगर ये इम्पीडेंस शो करता है, अगर कैपेसिटर बहुत बड़ा हो तो ये इम्पीडेंस टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो बहुत बड़े कैपेसिटर की सूरत में कैपेसिटर को आप शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर सकते हो। दैट मीन्स आप एज्यूम कर सकते हो कि जो एमिटर है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो अगर एमिटर ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए तो ये वही सर्किट होगा जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं। लेट्स सी, इसकी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अगर DC कैलकुलेशन करनी हो तो मैंने बताया कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा, तो हम इस सर्किट के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो होगी VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE प्लस IC RE। क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट है या सर्किट से निकाल लें तो ये टोटल सर्किट आपको बनता है। मैं IC इज इक्वल टू IE एज्यूम कर रहा हूँ। IC को मैं एज्यूम कर रहा हूँ IE के बराबर है। अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे फिर IE RE आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, एट द सेम टाइम IC जो है इसको मैं लिख सकता हूँ VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस RE प्लस VCE।
अब अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहें इन लाइंस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर, तो आप IC अगर ज़ीरो लें तो VCE VCC निकलता है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये है कि VCC, 0, और दूसरा अगर VCE ज़ीरो लें तो IC होगा VCC डिवाइड बाय RC प्लस RE। तो जो यहाँ पे पॉइंट आएगा वो आएगा 0 और VCC डिवाइड बाय RC प्लस RE, और इन दो के दरमियान ये ख़त बोझ आपका। तो आप ये देख सकते हैं कि अब जो ख़त बोझ का स्लोप है वो -1/RC प्लस RE है। दैट मीन्स कि अगर एमीटर में रेजिस्टर लग जाए तो वो इस तरह अफेक्ट करता है। ये इसको देखने का एक आसान तरीका है। अब इस पे ज़रा ज़्यादा तफसील से गौर करते हैं। अगर AC सिग्नल, अगर DC सिग्नल हो, DC करंट हो, तो वो रेजिस्टर से गुजरेगा, ट्रांजिस्टर से गुजरेगा और फिर इस रेजिस्टर से गुजरेगा। अगर AC करंट हो तो वो यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, और चूँकि AC करंट के लिए ये शॉर्ट सर्किट है तो वो इस रेजिस्टर से नहीं गुजरेगा, वो सीधे यहाँ से गुजरेगा। तो मैं इसको अगर मैं अज्यूम करूँ कि IC के दो हिस्से हैं, एक DC है और एक AC है। ये DC को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल I कैपिटल C, AC को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल I स्मॉल c, और दोनों का सम जिसमें AC DC दोनों मौजूद हों उसमें I स्मॉल होता है, C कैपिटल होता है। तो ये स्मॉल I कैपिटल C है। इसी तरह VCE जो है वो भी VCE प्लस छोटा VCE इसके बराबर होगा। ये अगर हम इस इक्वेशन में प्लग इन करें इस पहले वाले इक्वेशन में, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे VCC इज इक्वल टू, अब RC में जो करंट है वो दोनों का मजमूआ है, तो IC प्लस IC इसमें से गुजरेगा। इसी तरह VCE जो है ये दो वोल्टेजेस का मजमूआ है, और RE में से जो करंट गुजर रहा है वो सिर्फ IC गुजर रहा है, क्योंकि AC करंट है वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो DC की इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं इसकी। अब इसको AC चीज़ें मैं एक साइड पे लिखता हूँ, DC साइड में दूसरी साइड पे लिखता हूँ, या मैं इस तरह करता हूँ, अगर AC सिग्नल मौजूद ना हो तो ये टर्म मौजूद नहीं होगी, ये टर्म मौजूद नहीं होगी। उस केस में ये इक्वेशन इस तरह लिखी जाएगी, इसको ज़ीरो कर लो, इसको ज़ीरो कर लो। ठीक, या VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस RE प्लस VCE। ये यही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल ये इक्वेशन है, और ये हमारी DC लोड लाइन है, DC लोड लाइन या यकसिमती ख़त बोझ। अगर मैं इन सबको एक साइड पे लिखूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ VCC माइनस IC RC प्लस RE माइनस VCE, ये ज़ीरो के बराबर होंगे। अब दोबारा इस इक्वेशन को लेते हैं, हम कहते हैं AC भी मौजूद है, DC भी मौजूद है, लेकिन DC टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे मूव कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को VCC, पहले मैं पूरा खोल लेता हूँ, VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस I स्मॉल RC प्लस VCE प्लस VCE प्लस IC RC। अब DC टर्म्स ये हैं, ये है, ये है, ये है और ये है, इन सबको मैं लेफ़्ट साइड पे लिख लेता हूँ। तो होगा VCC माइनस IC RC माइनस VCE माइनस IC RC, और AC टर्म जो है इनको मैं उसी साइड पर रहने देता हूँ, हो जाएगा IC RC प्लस VCE। लेकिन इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो ये पूरा तो ज़ीरो के बराबर है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये पूरा का पूरा ये ज़ीरो के बराबर है। इसको आप देखें VCC माइनस IC RC, ये दो टर्म्स है, और माइनस VCE, ये ज़ीरो के बराबर है। दैट मीन्स ये लेफ़्ट साइड ज़ीरो के बराबर है।
दैट मीन्स राइट साइड भी 0 के बराबर होगा। तो दैट मीन्स मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है आई सी आर सी प्लस वी सी ई इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं AC लोड लाइन। बदलता रॉ ख़त बोझ। इसको डायरेक्टली लिखने का एक सादा तरीका भी है कि इस सर्किट में जब भी आप AC की बात करें तो DC वोल्टेजेस को शॉर्ट सर्किट कर लें और कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर लें। अब इस DC वोल्टेज को अगर आप देखें तो ये इस तरह है, बेसिकली VCC इस तरह लगा हुआ है। अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं, शायद नज़र नहीं आ रहा, इस तरह। तो अगर मैं इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट पावर सप्लाई को शॉर्ट सर्किट कर दूं तो ये इक्विवेलेंट है कि ये पॉइंट ग्राउंड हो जाए। तो मैं सर्किट को इस साइड पे बनाता हूँ ताकि आप देख सकें। अगर मेरे पास ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट ग्राउंडेड है, इसी तरह चूँकि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट ऐड करेगा तो ये पॉइंट भी ग्राउंडेड है। और अब मैं कहूँ कि इसमें से करंट गुजर रहा है IC और मैं सिर्फ VCE की बात कर रहा हूँ स्मॉल, तो मैं यहाँ पे स्मॉल VCE लिख दूँ और इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो ये बनती है IC RC प्लस VCE इज इक्वल टू 0। ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पे हासिल हुई है। तो ये इक्वेशन एक है। तो आप सर्किट को डायरेक्टली देखते हुए सप्लायर्स को 0 कर लो, शॉर्ट सर्किट कर लो, कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर लो और इस साइड की इक्वेशन लिखो तो आपको AC लोड लाइन देगी। आप इस इक्वेशन को कागज़ पे नोट कर लें। हम करते ही हैं कि अब मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, DC सिचुएशन में सपोज़ ये हमारा Q पॉइंट है, तो अब अगर सिग्नल हो तो इस पॉइंट के लेफ़्ट राइट चीज़ें मूव होंगी। तो हम करते ही हैं कि ये लोड लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं लेकिन उसका स्लोप लेते हैं -1/RC। दैट मीन्स कि इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से Q पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका स्लोप आप रखते हैं, ये वो लाइन है, इसका आप स्लोप रखेंगे -1/RC, इस लाइन के तहत जो स्लोप होगा। और ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है ये AC लोड लाइन है। तो ये लोड लाइन DC है, DC लोड लाइन, और ये जो है ये AC लोड लाइन है। तो ये लाइन यकसमती ख़त बोझ है और ये लाइन बदलता रहो ख़त बोझ है। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में सवाल खड़ा हो सकता है कि कैपेसिटर लगाने से हमने अपनी जो जुड़ने की जगह है वो हमने कम कर दी, तो हमने कैपेसिटर लगाया क्यों फिर? हम बाद में एक आध लेक्चर के बाद पढ़ेंगे कि एम्पलीफायर के अगर कैपेसिटर ना लगा हो और उसका गेन सपोज़ 10 हो, कि वो दाखिली इशारे को 10 गुना बड़ा कर देता है। कैपेसिटर जब आप लगा लें तो वो एम्पलीफिकेशन बहुत बढ़ जाती है, तो वो दाखिली इशारे को हो सकता है 100 मरतबा या 200 मरतबा बढ़ा सकता है फिर। और एम्पलीफायर्स का बुनियादी मकसद है ही इशारात को एम्पलीफाई करना, बड़ा करना, लिहाजा वो ज़्यादा अहम बात है। वो करने के लिए ये मज़ीद एक लिमिटेशन आ जाती है जिस पे नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है। तो हम ये कैपेसिटर लगाते इसलिए कि गेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, 2 बातें और। सपोज़ आपका Q पॉइंट, अब मैक्सिमम स्विंग लेना चाहते हैं तो आप Q पॉइंट बिल्कुल मिड पे रख दें। मैं ये जो छोटी सी जगह है इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये 0 से लेके इस एंड तक स्विंग मुमकिन है।
ये 0.2 वोल्ट को हम निगलेक्ट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो दैट मीन्स मैक्सिमम स्विंग के लिए अगर ये पॉइंट VCC और 0 है तो आप ये मिड पॉइंट VCC/2 पे रखोगे और फिर आप दोनों साइड पे आधा VCC का स्विंग ले सकते हो। इसी तरह अगर ये पॉइंट है 0 और VCC/RC तो ये मिड पॉइंट इस करंट के आधा होगा, तो ये VCC/2RC होगा। और जो करंट का स्विंग है वो भी इन दो पॉइंट के दरमियान हो सकता है, तो मैक्सिमम करंट का स्विंग इतना होगा। ये है सिर्फ DC की सिचुएशन में, अगर आप कैपेसिटर नहीं लगा। अगर कैपेसिटर लगा हो फिर क्या होगा, फिर हालात तब्दील हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास मैं इसको नेक्स्ट सफ़े पे बनाता हूँ। तो अब ये देखिएगा, अगर ये DC लोड लाइन है, ये इस क्यू पॉइंट से मैंने AC लोड लाइन बना ली है और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्विंग मुमकिन हो। तो अगर ये क्यू पॉइंट हो तो यहाँ पे करंट ICQ होगा, तो मैक्सिमम करंट के डबल पे मैं चाहता हूँ कि ये पहुँचे, तो ये पॉइंट 2ICQ पे मैं रखूँगा। ये स्लोप मैं इतनी रखूँगा कि ये 2ICQ पे टच हो जाए। अब जो आपका करंट है वो AC की सिचुएशन में इतना एक्सटेंड कर सकता है। डायग्राम मैं दोबारा बना लेता हूँ। सिर्फ एक साइड दिखाने के लिए, और ये कैपेसिटर टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब देखें, इस लाइन की मैं इक्वेशन जनरेट करना चाहता हूँ। तो हम जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप इस तरह लिख सकते हो। किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर ये पॉइंट आपके पास हो x डैश y डैश और इस लाइन की स्लोप m हो, तो इस लाइन की इक्वेशन ये इक्वेशन होगी। तो इसमें हम वैल्यूज प्लग इन करते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसा लिख सकते हैं। तो y को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चूँकि y एक्सिस पे है स्मॉल i कैपिटल C और इस पे है स्मॉल v कैपिटल C, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे IC, ये हो गया, माइनस ICQ इज इक्वल टू स्लोप जो हमारे पास है AC लोड लाइन का -1 और RC है, और इसमें मैं लिख दूँगा VCE माइनस VCEQ। तो ये इक्वेशन होगी इस लाइन की। अब चूंकि ये इक्वेशन इस पूरी लाइन के लिए दुरुस्त है, तो ये इक्वेशन इस पॉइंट के लिए भी दुरुस्त होगा। इस पॉइंट को बीच में प्लग इन करके देखते हैं कि क्या हासिल होता है। दैट मीन्स जब करंट 2ICQ हो तो VCE उस वक्त क्या होगा, 0 होगा। तो मैं इसमें प्लग इन करता हूँ। तो जब ये करंट 2ICQ हो तो VCE 0 होगा। ये इक्वेशन आ गई। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये ऐसे क्यों रह जाता है, साइड पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और ये रह जाता है। दैट मीन्स ICQ RC बराबर है VCEQ। ये एक बहुत अहम इक्वेशन है जो भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब अगेन अगर मैं इस सर्किट की DC खारजी इक्वेशन लिखूं तो उसको मैं लिख सकता हूँ VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE प्लस IC RE। ये DC करंट है, देयरफॉर
ये ओपन सर्किट होगा और ये आपका सर्किट रह जाएगा, 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं। जिस लम्हे करंट ICQ है उस लम्हे वोल्टेज VCEQ होगा। क्योंकि एक जनरल इक्वेशन है, ये किसी भी करंट के लिए ठीक है, तो ये Q पॉइंट के लिए भी ठीक होगा। तो Q पॉइंट पे इसकी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। लेकिन हम जानते हैं इस इक्वेशन से कि VCEQ पर ICQ RC के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसकी जगह हम ये प्लग इन करते हैं और ये बाकी जूं का तूं लिख लेते हैं। अब ICQ हम कॉमन ले सकते हैं, तो ICQ अगर मैं कॉमन ले लूँ, RC और RC 2RC हो जाएगा, और ICQ की जो इक्वेशन है वो ये निकल आती है। इस इक्वेशन को मैं नए सफ़े पे लिखता हूँ और इस पर मज़ीद बहस जारी रखते हैं। तो अभी हमने देखा कि ICQ इज़ इक्वल टू VCC ओवर 2RC ओवर RE, ये हमारे पास इक्वेशन आई। और इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं दोबारा यहाँ पेश करता हूँ। क्योंकि ये Q पॉइंट है और इस पर मैंने ये DC लोड लाइन है, ये अक्सिमत रो ख़त बोझ और ये बदलते रो ख़त बोझ है। और हमने इसको इस तरह रखा है कि इस पॉइंट के डबल पॉइंट पे ये पॉइंट हो। इसका स्लोप हमने इस तरह मुंतखब किया है कि Q पॉइंट के डबल पे ये पीक चले जाए। अब इसको इस तरह भी सोच सकते हो, अगर AC लोड लाइन ना हो तो करंट का स्विंग यहाँ पे आके रुक जाता, तो पॉजिटिव साइड पे करंट का पीक क्लिप होता। लेकिन अगर ये नहीं है तो अभी अगर कैपेसिटर लगा है तो अभी स्विंग आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो करंट का स्विंग बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल है यहाँ पे। एट द सेम टाइम हमारे पास दूसरी इक्वेशन है कि VCEQ इज इक्वल टू ICQ RC। तो Q पॉइंट हमारे पास ICQ VCEQ, ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 2RC आ रहा है। ये इक्वेशन इसको आप शॉर्ट तरीके से इस तरह लिख सकते हो कि ICQ बराबर होगा VCC ओवर RDC प्लस RAC।